हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन ज्यादातर आपके लॉन्ग में रहेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से और बहुत ही आराम से करेंगे, क्योंकि आगे जो भी हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं वो इसी का थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होगा या थोड़ा बहुत रूप चेंज कर करके अलग अलग डाटा जो है आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ए सैंपल ऑफ कोल, एक कोल का सैंपल है, उसका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किया है गया है, यानी कि मास बेसिस पर उसका एनालिसिस किया गया और ये पाया गया है कि उसमें कार्बन 80% है, 12% हाइड्रोजन है और 8% राख है उसमें। फिर कहता है कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ एनालिसिस ऑफ, यहां पर प्रोडक्ट बाय वॉल्यूम में एनालिसिस करना है। तो यहां दो चीजें हैं, पहले तो आपको प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है, ना कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का, और दूसरा उसको वॉल्यूम में करना है, जबकि यहां पर आपको जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट दिया गया है वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, यानी कि मास बेसिस पर दिया गया है। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले मास बेसिस पर प्रोडक्ट का एनालिसिस कर लेंगे और फिर उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को कैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कन्वर्ट करते हैं और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को कैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कन्वर्ट करते हैं, वही चीज यहां पर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को लिखेंगे और उससे भी पहले हम लोग जो हमारा फ्यूल है उसको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर कंसीडर 1 kg ऑफ कोल। 1 kg कोयला अगर हम इसमें से कंसीडर कर लें, देन कॉमा मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना हो जाएगा 8 kg, 80% कार्बन है। उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 0.12 kg। उसके बाद मास ऑफ एशेस, राख कितना आ जाएगा 0.08 kg। यही तीन चीज हमारे कोयला में प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे मिनिमम मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट burning of 1 kg of coal। ठीक है, तो 1 kg ऑफ कोल जो है यहाँ पर, उसको जलने के लिए जो मिनिमम मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो कितना चाहिए, ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको आगे चल के प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है, ठीक ना। हम लोग डायरेक्टली मास ऑफ एयर नहीं निकाल रहे हैं, आगे आपको बताएंगे क्यों नहीं निकाले थे। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में मिनिमम मास ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होगा 1 kg ऑफ कोल को जलाने के लिए, वो हम लोग सीधा सीधा पहले कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो फॉर्मूला होगा 8/3C प्लस 8 × H - O/8 का होल प्लस S, इतना kg पर kg ऑफ कोल। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो जो हमारा एलिमेंट है उसमें कार्बन कितना है, तो 1 किलो में कार्बन है 0.8, 8 इंटू हाइड्रोजन कितना है 0.12, ऑक्सीजन है नहीं, सल्फर है नहीं। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, तो 8 इंटू 0.8 बराबर इतना डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2.133 प्लस 8 into 0.12 which is equal to 0.96
which is finally equal to 2.133 plus 0.96, 3.093 kg per kg of कोल। तो 1 kg कोल के लिए जो मिनिमम ऑक्सीजन हमको चाहिए वो इतना चाहिए। अब मिनिमम या हम कह सकते हैं थियोरेटिकल मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड, मिनिमम या theoretical mass of air required is equal to 100 by 23 into 3.093, which is equal to 100 into 3.093 divided by 23, 13.447 kg पर kg ऑफ कोल। तो ये मेरा पहला वैल्यू निकल गया कि जो थियोरेटिकल या मिनिमम मास ऑफ एयर जो हमको चाहिए वो 13.447 kg चाहिए 1 kg कोल को जलाने के लिए, और जो ऑक्सीजन चाहिए 3.093 kg चाहिए। ये दो चीज हम लोग पहले निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चार्ट बनाएंगे। चार्ट में जो पहला कॉलम होगा उसमें लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो भी हमारा गैस है, कोल है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल, कोल का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट लिखेंगे वेट पर केजी ऑफ कोल, उस कंस्टिट्यूएंट का वेट पर केजी ऑफ कोल, 1 केजी कोल के लिए उस कंस्टिट्यूएंट का वजन कितना है। उसके बाद हम लिखेंगे कंबशन रिएक्शन, हर एक कंस्टिट्यूएंट के लिए ऑफ कंस्टिट्यूएंट, हर एक कंस्टिट्यूएंट के लिए कंबशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर हमको प्रोडक्ट पता करना है। ठीक है, तो यहां पर हमको ये नहीं कि मिनिमम ऑक्सीजन निकालना है चाहे ऐसा कुछ, तो प्रोडक्ट के लिए हमको कंबशन रिएक्शन जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, कंबशन का प्रोडक्ट क्या क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है वेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर केजी ऑफ कोल। यहां से हमको वेट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा पर केजी ऑफ कोल, उसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर केजी ऑफ कोल। और ये करेंगे कैसे, तो Ni इज इक्वल टू स्मॉल mi बाई कैपिटल Mi, जो फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए हैं। और लास्ट में हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वॉल्यूम परसेंटेज पर केजी ऑफ कोल कितना होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला जो कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, कार्बन। दूसरा कंस्टिट्यूएंट जो है वो है हाइड्रोजन। तीसरा कंस्टिट्यूएंट ऐश है। ठीक है, तीसरा कंस्टिट्यूएंट क्या है, ऐश है। अब पहला कंस्टिट्यूएंट का जो परसेंटेज है वो 80% है, तो 0.8 kg। दूसरा जो कंस्टिट्यूएंट है वो 0.12 kg 12 किलो था, और जो एस था वो 0.08 kg हमारे पास है। एक बार देख लेंगे सही है कि नहीं, 0.8, 0.12 और 0.08 kg। अब कंबशन रिएक्शन पर आते हैं। रिएक्शन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। अब चूंकि वेट जो है कंस्टिट्यूएंट का मास बेसिस पर दिया हुआ है, यहां जो प्रोडक्ट है वो भी हमको मास में ही चाहिए होगा आगे।
ठीक है, तो जो वेट ऑफ प्रोडक्ट है पर केजी ऑफ कोल वो भी हमको मास बेसिस पर चाहिए होगा। तो इसको मास बेसिस पर एनालाइज कर लेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट से इनटू कर देंगे। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12। 12 कार्बन में ऑक्सीजन हो जाएगा 16 दूनी 32 O2 और CO2 का हो जाएगा 44 CO2। यहां से जब 1 कार्बन के लिए निकालेंगे तो 32/12 O2 और यहाँ 44/12 CO2 आएगा। यानी कि 1 केजी कार्बन जो है वो कितना देगा 44/12 केजी ऑफ CO2 देगा। ठीक है, अब यहां से निकल जाएगा कि 0.8 केजी ऑफ कार्बन हमको कितना केजी ऑफ CO2 देगा, जो कि हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन H2 सॉरी H सॉलिड है, H प्लस O2 क्या आएगा H2O। यहाँ O के साथ हाफ और H के साथ 2 हो जाएगा, बैलेंस कर दिए, और उसके बाद इसको वेट में ले लेंगे। तो 2 है, हाइड्रोजन का 1 होता है H प्लस हाफ इंटू 16 दूनी 32 O2 और इंटू ये हो जाएगा आपका 36 H2O। ठीक है, 36 H2O। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 16 सॉरी 2H प्लस 16 O2 और ये 36 H2O। अब यहां से कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 2 ही होता है ना जी, 2 दूना 4, 4 होता है ना, नहीं 2 होता है, ठीक है। और ये 36 नहीं 18 ना होगा जी, यहाँ पर गलत हो गया, ये 18 होगा, सॉरी, इसको सही कर लीजिए, ये आपका 18 होगा, ये आपका 18 होगा, H2O का 18 होता है, तो ये 18 H2O। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो 1H के लिए हो जाएगा 16/2 O2 और 9 H2O, 18/2 9 हो जाएगा। इस एशेस को थोड़ा हम और नीचे लिख देंगे, ऐश कितना था, ऐश था हमारे पास 0.08 kg। ऐश जो राख है वो राख ही रह जाएगा जलने के बाद भी। अब यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या आएगा CO2, दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा H2O, दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा H2O, तीसरा प्रोडक्ट क्या आएगा ऐश, और चौथा प्रोडक्ट क्या आएगा नाइट्रोजन। तो बोलोगे ये कहां से आ गया सर, नाइट्रोजन कैसे आ गया। नाइट्रोजन ऐसे आया कि जब हम इसको जलाएंगे तो हम इसको ऑक्सीजन देंगे, और ऑक्सीजन के साथ साथ हम क्या देंगे, ऑक्सीजन के साथ साथ हम इसको नाइट्रोजन भी देंगे। क्या देंगे, नाइट्रोजन भी देंगे। अब चूंकि ऑक्सीजन यहां एक्सेस नहीं दे रहे हैं, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ कंबशन में ऑक्सीजन नहीं आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन तो कहीं नहीं जाएगा। तो ऑक्सीजन जब भी हम सप्लाई करते हैं मेरे पास उसके साथ नाइट्रोजन एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हवा के जरिए करते हैं, एयर के जरिए, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ कंबशन में नाइट्रोजन आएगा। प्रोडक्ट ऑफ कंबशन में ऑक्सीजन भी आता, कब आता, जब हम एक्सेस ऑक्सीजन देते, ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन यहां ऑक्सीजन ज्यादा देने का कहीं बात क्वेश्चन में नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा या हवा ज्यादा दे रहे हैं। अगर हवा भी ज्यादा देंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। तो यहां पर बात केवल यह है कि जो हम एयर दे रहे हैं, यानी कि जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं उस हवा के साथ इसके साथ नाइट्रोजन भी रहेगा, और वो नाइट्रोजन जो है वो हमारा प्रोडक्ट में हमको नजर आएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो होगा उसमें नाइट्रोजन को भी हम कंसिडर करेंगे। अब यहां हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वेट निकाल लेते हैं प्रोडक्ट का केजी में। तो CO2, यहां देखो इक्वेशन, 1 केजी कार्बन जलेगा तो 44/12 केजी ऑफ CO2 देगा, तो 0.8 केजी अगर जलेगा
तो कितना देगा 44/12 गुने 0.8 विच इज इक्वल टू, निकाल लेंगे 44 गुने 0.8 बराबर इतना डिवाइड बाई 12 2.933 kg, यानी कि जो CO2 मेरा आएगा वो कितना आएगा 2.933 kg। अब H2O का बात करते हैं। 1 kg हाइड्रोजन जलेगा तो 9 kg H2O निकलेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 0.12 kg, तो ये सीधा हो जाएगा 9 इंटू 0.12 kg विच इज इक्वल टू 9 इंटू 0.12 विच इज इक्वल टू 1.08 kg। अब आते हैं ऐश। ऐश उतना ही रह जाएगा, तो ऐश कितना हो जाएगा 0.08 kg। ठीक है, ऐश कितना रह जाएगा 0.08 kg। अब आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन में आते हैं। अब देखो जो एसेस है वो प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, एसेस जो है उसको प्रोडक्ट ऑफ कंबशन में नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो एसेस था वो इनिशियली प्रेजेंट था, फाइनल भी वही रहेगा। प्रोडक्ट तब लिखेंगे जब रिएक्ट होकर के बनेगा। तो एसेस को यहां नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि जब हम आगे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट तो उसमें एसेस को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एसेस का मॉलिक्यूलर वेट हमको नहीं पता है, क्योंकि एसेस में क्या क्या है वो हमको नहीं पता है, तो आगे हम नहीं निकालेंगे। तो चाहो तो यहां भी कट रोक सकते हो, उसको यहां नहीं लिख सकते हो, यहां केवल नाइट्रोजन लिखो, या यहां पर नहीं लिखना, क्योंकि एसेस जो है वो इनिशियली भी एस था और फाइनल भी ऐसे ही रह जाएगा, वो राख ही रह जाएगा, उसका कोई जरूरत हमको यहां पर नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट का बात हो रहा है तो प्रोडक्ट तब बनेगा रिएक्शन के बाद। एस तो रिएक्शन से पहले भी वही था, बाद भी वही है, तो उसको हम लोग एनालिसिस में नहीं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम में हम नहीं बदल पाएंगे, इसीलिए इसको यहीं पर ड्रॉप कर देना है। नाइट्रोजन अब कैसे निकालोगे, तो देखो अब यहां पर आएगा ऑक्सीजन कितना जब दिए हम 3.093 kg। तो अब हम चार्ट में जाएंगे, चार्ट में हम लोग देखेंगे कि जब हम 1 kg ऑक्सीजन देते हैं तो उसके साथ 3.347 kg ऑफ नाइट्रोजन जाता है। 1 kg जब ऑक्सीजन देते हैं तो उसके साथ 3.347 kg ऑफ नाइट्रोजन जाता है, और जाने के बाद टोटल इतना kg ऑफ एयर बनता है। तो जब हम इतना kg ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो जब हम इतना kg ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं 3.093 kg ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो कितना नाइट्रोजन जाएगा, तो नाइट्रोजन का संख्या होगा 3 पहले ऑक्सीजन लिखेंगे 093 इंटू कर देंगे 3.347 से, विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 039 इंटू 3.347 10.171 kg नाइट्रोजन मेरा निकलेगा। ओके, 10.171 kg नाइट्रोजन निकलेगा। अब इस प्रोडक्ट जो वेट में निकाल लिए हैं हम, वेट में क्यों निकाले, क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट था वो भी वेट में दिया हुआ था, तो इसका भी हमको वेट में ही निकालना था, क्योंकि अब यहां पर हम वॉल्यूम में नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वॉल्यूम में निकालने के लिए हमको कंस्टिट्यूएंट वॉल्यूम में पता होना चाहिए। तो चूंकि वॉल्यूम एनालिसिस उसका नहीं किया गया, वेट एनालिसिस हुआ है, तो अब हम इसको वॉल्यूम एनालिसिस में प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला बताए थे Ni इज इक्वल टू Mi बटा में कैपिटल Mi। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जो मेरा kg आया उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट को, यहां पर लिखेंगे इक्वल टू 2.933 बटा में 44 विच इज इक्वल टू 44 क्या है, CO2 का वेट है, उसको इससे डिवाइड 2.933 डिवाइड बाय 44 विच इज इक्वल टू वॉल्यूम में ये आ जाएगा, तो 2.933 डिवाइड बाय 44 विच इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ, ये आ गया आपका आ गया मास।
और ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स यानी कि वॉल्यूम। तो इतना केजी बटा में 44 तो आता है 0.066 0.0667 या 665, ये भी लिख सकते हो, 667 लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का करेंगे 1.08 बटा में इसका मोलिकुलर वेट 18 विच इज इक्वल टू, तो इसको निकाल लो 1.08 डिवाइड बाई 18 0.06, और ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में है। N2 हो जाएगा 10.171 बटा में नाइट्रोजन का होता है 28, 14 दूनी 28, तो 10.171 डिवाइड बाई 28 0.0363, ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वॉल्यूम प्रोडक्ट का। ठीक है, इतना हो गया तुम्हारा वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का संख्या हुआ, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना तुम्हारा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट है। अब वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो इसका पहले टोटल निकालेंगे, सम ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, ये कितना में है वो पहले पता होना चाहिए, ये कितना वॉल्यूम में है वो पहले पता होना चाहिए। ये कितना वॉल्यूम में है, तो सम ऑफ द VI, ठीक है, वॉल्यूम जो सम हो गया वो कितना, सम ऑफ द NI, सॉरी, सम ऑफ द NI, सम ऑफ द NI, इसको सम कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.0667, 0.06, 0.363, 0.4897, और अब निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा 0.0667 डिवाइड बाई 0.4897 इंटू 100 इक्वल टू 0.0667 डिवाइड बाई 0.4897 विच इज इक्वल टू 13.6%। इसका निकाल लेंगे, इसका आ जाएगा 0.06 डिवाइड बाई 0.4897 विच इज इक्वल टू इतना, ये आ जाएगा 12.25%। ठीक है, और लास्ट वाला ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.363 डिवाइड बाई 0.4897 विच इज इक्वल टू 74.12%। तो ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में अगर देखेंगे तो कार्बन CO2 जो निकलेगा प्रोडक्ट में वो 13.66 होगा, जो हाइड्रोजन जो वाटर वेपर निकलेगा वो 12.25 होगा, और जो नाइट्रोजन निकलेगा वो 74.12 रहेगा। ये वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकला, परसेंटेज निकला हर एक का NI बटा में सम ऑफ द NI इंटू 100, और जो सम ऑफ द NI है वो यहाँ पर है। ठीक है, और NI जो है वो सिंगल सिंगल निकाले हुए हैं, ये वॉल्यूम में है। ठीक है, ये वॉल्यूम में है, ओके, ये वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम का वैल्यू है और उसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक ना, और ये कितना वॉल्यूम में से है, टोटल इतना वॉल्यूम में इतना इतना और इतना फ्रैक्शन जो है वो CO2 का है, H2O का है, N2 का है। यहाँ यूनिट नहीं लिख सकते, यूनिट लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा कि जो टोटल वॉल्यूम है कोल का 0.4897 मीटर क्यूब है या लीटर है, जिसमें कि 0.363 लीटर जो है वो नाइट्रोजन निकलेगा जलने पर, हाइड्रोजन जो है 0.06 लीटर निकलेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.0667 निकलेगा, और जो टोटल कंबशन का वॉल्यूम होगा वो 0.4897 लीटर होगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन निकला है जिसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए, तो फाइनल आंसर मेरा यही है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है।
वरना नंबर नहीं मिलेगा, आंसर सही नहीं आएगा। बहुत सारा टेक्निक बुक में दिया रहता है। बुक में देखिएगा लंबा लंबा सॉल्यूशन किया होगा पेज में, जहां पर कोई मतलब नहीं निकल रहा होगा। कार्बन का सॉल्यूशन आधा कहीं पर है, आधा कहीं पर है, इस तरह का दिक्कत बुक्स में होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप चार्ट बनाइएगा, टेबल बना करके करिएगा, यही सबसे बेस्ट तरीका है और कोई तरीका नहीं है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन का कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। और जब एक्सेस हवा अगर हम दे रहे होंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी बाई प्रोडक्ट में आएगा, ऑक्सीजन भी सॉरी प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट में आएगा। यहाँ पर चूंकि एक्सेस ना हवा दे रहे हैं ना ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का बात नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चंस आएगा, वहां पर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का हम बात करेंगे, क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन वहां पर दिया जाएगा। और जब एक्सेस ऑक्सीजन बने दिया जाएगा तो एक्सेस नाइट्रोजन भी बनेगा। तो वही चीज है, तो इसको इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, हम लोग सब कैलकुलेट कर लिए। पहला क्या था, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड, मेरा कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद क्या था, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट बाय वॉल्यूम, प्रोडक्ट का एनालिसिस वॉल्यूम से करना था, जो कि हम यहाँ पर कर दिए। तो इसी तरह से चलना है। अगर सेम चीज अगर वॉल्यूम में देगा और मास में जाना होगा तो हम डिवाइड के जगह क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिवाइड किए थे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 44 से डिवाइड किया, 18 से डिवाइड किया है, उसको क्या करेंगे, खाली इनटू कर देंगे। यही हम वॉल्यूमेट्रिक से ग्रेविमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक से वॉल्यूमेट्रिक के लिए बताए थे कि कैसे कब इनटू करना है और कब डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।